Good morning everyone. I'm Kusum and I welcome you all in my YouTube channel. Today my video is dedicated to those students who believe in last minute preparations. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं एंड उन्हें लास्ट मिनट में समझ में नहीं आता है कि करना कैसे है। पढ़ाई तो उन्होंने कर रखी है बट फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होता है। तो आज मैं उन्हीं को बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर को आपको अटेंड कैसे करना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं। ये वीडियो 9th एंड 10th क्लासेस के बच्चों के लिए है क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर समवॉट सिमिलर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, वैसे ही आपका मार्क्स का डिवीजन भी होता है। क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होता है जिसका डिवीजन क्या होता है, रीडिंग सेक्शन आपका 2 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग सेक्शन में एंड बोथ द क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स ईच। फिर आता है आपका राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग आपका 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें चॉइसेस होते हैं एंड अगेन आपको 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होते हैं तो 10 मार्क्स के हो गए। ग्रामर आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म में आती है, 10 मार्क्स की होती है, उसमें या तो 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या डिफरेंट ग्रुपिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर आता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन देखिए आपके क्वेश्चन पेपर का 50% मार्क्स का वेटेज रखता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है जिसमें से 40 मार्क्स आपके अकेले उन 2 बुक्स में से आता है जिसे आप पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो और उन दोनों बुक का वेटेज बराबर होता है। ठीक है, आपके लिटरेचर सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस होते हैं। अब वो एक्सट्रैक्ट बेस क्या है, दोनों एक्सट्रैक्ट अलग अलग बुक से आते हैं। नाउ आपकी एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें आपकी पोएम्स हैं, तो एक तो आपकी पोएम से आने वाली है, दूसरी आपकी प्रोज है, स्टोरीज की है, तो वो आपके उसमें से आने वाली है। उसमें से आपको चॉइस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर आपके होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें आपको चॉइसेस दी होती हैं। क्वेश्चन का वेटेज ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो 6 क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें से आपको 4 करने हैं, 5 हो सकते हैं 4 करने हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी आपको चॉइसेस दी जाती हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, दोनों क्वेश्चन में चॉइस होती है एंड दोनों क्वेश्चन डिफरेंट बुक से आते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है लिटरेचर बुक्स जो हैं वो आप पूरे साल भर पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। देखिए, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, ऐसे नहीं करना है आपको। आप उसको सेक्शन वाइज अलग अलग कर सकते हैं। मान लो आपने सेक्शन सी पहले कर लिया लिटरेचर, फिर पूरा लिटरेचर एक साथ कर रहा है, फिर उसके बाद मान लीजिए आपका आता है सेक्शन ए रीडिंग, उसके बाद आप करते हो। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं बट आपने पूरा सेक्शन एक साथ रखना है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने का एंड अपने एग्जामिनर से मार्क्स लेने का। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, मतलब मेरी ये पर्सनल राय है कि आपको वैसे करना, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के ही फॉर्मेट में आपको आंसर शीट्स पे आंसर लिखने चाहिए। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सेक्शन डी सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन लिटरेचर की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन के हिसाब से
सेक्शन नंबर सी मतलब लिटरेचर को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अच्छे अच्छे आंसरों से आप एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं। फिर इसमें आपने और इम्प्रेसिव वे में से कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आपने डालना है, एकदम सही क्वेश्चन नंबर फिर आंसर नंबर, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपके आंसर शीट चेक करने में, एंड वो अच्छे मूड में रहेंगे एंड आपकी आंसर शीट को बहुत अच्छे मूड में एसेस करेंगे। तो ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो अच्छे मूड से फिर सारे काम अच्छे ही होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने हर आंसर ख़त्म होने के बाद एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी है, ये बताना है कि मेरा आंसर यहाँ ख़त्म हो गया है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप दूसरा आंसर लिखेंगे। तो देखिए, कटिंग फटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लाइन में। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो फिर काट रहे हो, लिख रहे हो काट रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत बैड इम्प्रेशन जाता है एंड आपकी कॉपी भी बहुत डर्टी दिखती है। ऑलराइट, आपको क्या है, पहले सोचना है। इसका क्या है तरीका, आपको पहले मन में सोचना है फिर लिखना है। जैसे राइटिंग सेक्शन और ग्रामर को आपकी क्या है, अपनी आंसर शीट के या तो बगल में या तो लास्ट वाले पेज को एक रफ पेज बना के उसमें पहले पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड फिर उन पॉइंट्स को आप एलॉबरेट कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन करते टाइम, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आप एरर करने से बच सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है आपका वर्ड लिमिट पे। देखिए, अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वर्ड लिमिट अगर दे रखी है 100 वर्ड्स की, तो वो इतना कैरीड अवे हो जाते हैं उस आंसर को लिखने में, सोचते हैं ये आंसर तो मुझे बहुत आता है, अच्छे से आता है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, तो वो 2-3 पेज लिख देते हैं। देखिए, ऐसा करना बिल्कुल समझदारी का काम नहीं है। इससे क्या है, अगर आप उस आंसर को 100% भी सही करते हो ना, और वो क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का है, तो एग्जामिनर आपको 6 मार्क्स में से 10 तो दे नहीं सकता, 6 में से 5 दे सकता है, 5.5 दे सकता है, 6 दे सकता है मैक्सिमम। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। इसका दूसरा नुकसान क्या है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जो आपको नहीं आते हैं आंसर्स, आप एटलीस्ट उनके बारे में सोच तो सकते हैं, और सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपने किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तो आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे। मतलब उस क्वेश्चन का तो आपकी आंसर शीट में नामो निशान ही नहीं है, तो उसको नॉट अटेम्प्टेड मान लिया जाता है, जिसके आपके कुछ भी करके मार्क्स नहीं मिल सकते। अब स्पेशली ऐसी जगहों पे उन बच्चों को फ़ायदा होता है जिनके या तो बहुत ही लाले पड़े होते हैं मार्क्स के, ठीक है, मतलब पास होने का भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, या वो बच्चे जो बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं, ठीक, 89.5 हो, तो अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो 89.5 ही रहेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी लिखा है और वो बच्चा अगर 90 का कैलिबर का है, 90% या 90 मार्क्स के कैलिबर का है, तो ऑब्वियसली वो उसमें अगर कुछ लिखेगा तो अपनी तरफ से बना के थोड़ा सा तो अच्छा लिखेगा, तो वहीं पे आपको 1, 1.5, 2 नंबर मिल जाते हैं, जिससे आपके 89, तो देखिए लेट 80s का तो बहुत ही गंदा लग रहा है ना। अब 90 चाहे 99 हो या 91 हो, 90s की लाइन में है तो मार्क्स तो अच्छे लगते हैं ना। तो ये तो हो गया आपका लिटरेचर में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ग्रामर की। देखिए, ग्रामर में जैसे मान लीजिए आपको एक एडिटिंग का क्वेश्चन आया है, ये मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको किस तरह से आप छोटी सी ट्रिक को आजमा के अपने मार्क्स ले सकते हो। एडिटिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, एरर फाइंडिंग होती है और आंसर लिखना होता है, करेक्ट आंसर लिखना होता है। अगर आप एरर भी फाइंड कर देते हो और उसको लिख देते हो तो आपको आधे मार्क्स मिल जाते हैं। मान लीजिए वो
एरर फाइंडिंग एंड करेक्ट आंसर का 1 मार्क है, तो आप एरर डिटेक्ट कर लोगे उसका हाफ मार्क्स है, करेक्ट आंसर लिख लोगे उसका भी हाफ मार्क्स है। लेकिन दोनों अगर एरर फाइंडिंग और उसकी ही जगह पे जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें तो पूरे आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। तो इन छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते टाइम आपको फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए आपके क्या है, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, पैराग्राफ एनालिसिस, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ। तो क्या ये 2-3 क्वेश्चन के आप फॉर्मेट रट नहीं सकते हैं क्या? मैटर अंदर चाहे कुछ भी लिखना हो पर फॉर्मेट तो सबके सेम होते हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट फॉर्मेट तो सही लिखिए। अंदर बॉडी तो आप लिख ही लेंगे थोड़ा बहुत बना के, आप 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तो आप बना के लिख ही सकते हैं, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है। फिर आता है रीडिंग सेक्शन का। देखिए रीडिंग सेक्शन आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसकी भी एक ट्रिक है। उन पैसेज को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। आपने जो उसके क्वेश्चन का ऑर्डर होता है उसी तरह से वो पैराग्राफ में भी होते हैं। पहले तो आपको प्रॉपर 2 टाइम रीडिंग करके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये तो हो गया आपका प्रॉपर तरीका, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर जाके उसका आंसर पैसेज में ढूंढते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें 2 बार ना पढ़ के उसी पैसेज को डिफरेंट सेक्शन में कई बार पढ़ना पड़ता है, मोर देन 10 टाइम्स भी पढ़ना पड़ता है। तो बेटर होगा कि आप पहले उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को पढ़िए, 2 बार पढ़िए। जब आप समझ जाएंगे उसको, आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर नहीं आ रहा है, तो उस हालत में आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स होंगे उनसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको पैराग्राफ में कहीं पर मिले, तो आपको नहीं पता अगर कि कोई लाइन कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, कहाँ तक उसका आंसर होगा, तो जहाँ से वो लाइन स्टार्ट होती है या पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसको पूरा लिख दीजिए। ये तो मतलब उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको नहीं आता है कुछ भी, पैराग्राफ कैसे अटेंड करना है, ठीक है, पैसेज कैसे अटेंड करना है, रीडिंग सेक्शन, ये उन बच्चों के लिए है ट्रिक। प्लस दूसरे जो बच्चे होते हैं, वैसे तो देखिए इसमें अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको टू द पॉइंट वहीं से पैराग्राफ से उठा के नहीं लिखना होता है आंसर, उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपना आंसर बना के लिखना होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है पैसेज की, तो वो क्या करें उस हालत में, वो वर्ड्स जहाँ भी आपको पैराग्राफ में मिलते हैं आप उस लाइन को कॉपी कर लीजिए। अब अगेन डिपेंड करता है कि वो कितने, अगर 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन कॉपी कीजिए, अगर 2 लाइन्स का है और रिस्क जोन में नहीं जाना चाहते हैं तो 2-3 लाइन आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आपको श्योर है ये मतलब 95% ट्रिक काम करेगा। और प्लीज़ जब आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, जब आपके सारे आंसर्स आप कर लेते हो, तो उसके बाद इनके लिए लास्ट के 10-15 मिनट्स तो आपको अपने हाथ में रखने ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट किसी भी पेपर को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है, बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन का आंसर उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा होता है जब आप कर रहे होते हो उसको, एंड आप उसको स्किप करके आगे चले जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिर क्या होता है, आप क्वेश्चन पेपर जब फिनिश कर देते हो, आंसर सारे लिख लेते हो, उसके बाद आपको तो ये आप इस इंप्रेशन में रहते हो कि मेरा क्वेश्चन पेपर तो हो गया, मेरे आंसर्स तो लिख लिए। कभी कभी ऐसे में क्या होता है, आप उस आंसर को छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल जाते हो, स्टेप आउट कर देते हो आंसर शीट हैंड ओवर करके, तब एकदम से रियलाइज़ होता है ओ माय गॉड मैंने तो वो क्वेश्चन ही नहीं किया, ओ माय गॉड। फिर आप क्या होता है, बहुत पछताते हो या टीचर के पास वापस जाके क्या कहते हो, मैम प्लीज़ मेरा एक आंसर रह गया। लेकिन जब आपने एक बार आंसर शीट सबमिट कर दी वो आपको दोबारा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है, वो लास्ट के जो 10 मिनट रिविजन के लिए आप रखते हो ना, बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके साथ कभी ये हादसा हुआ है या होगा तो आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उस 10 मिनट्स में आपने जो क्वेश्चन मिस किया है आप उसको रिवाइज करते टाइम फाइंड आउट कर लोगे, एंड उस टाइम आप
या तो बाय द टाइम आपको वो आंसर थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, नहीं भी याद आया तो आप उसे एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ लिख के तो आ जाओगे ना। कोशिश करके बनाने की कोशिश करोगे, या स्टोरी में जो भी आपको याद है उससे रिलेटेड लिख के आ जाओ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।